नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाएंगे। सोनिया गांधी को लिखा खत। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस बर्बाद हुई, चापलूस पार्टी चलाने लगे हैं। जी हां दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आज़ाद नई पार्टी बनाएंगे। इधर दोस्तों, आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में 5 नेताओं GM सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें सरूरी को छोड़कर बाकी सब पूर्व विधायक हैं। इधर दोस्तों, आज़ाद ने अपने इस्तीफे के तौर पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्ने की चिट्ठी भेजी। इस्तीफे के इन पन्नों में 7 किरदार और 3 हालत हैं। सबसे सख्त बयान राहुल को लेकर है। आज़ाद ने उन्हें कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया। दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे में कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी में एंट्री के साथ ही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। खासतौर पर जनवरी 2013 में उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद तो पार्टी में यह सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस पार्टी में आज़ाद हमेशा ही बड़े पदों पर रहे हैं। 2 साल तक जम्मू कश्मीर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। इंदिरा के जमाने के नेता सोनिया के भी करीबी रहे। दोस्तों, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सरकार में वे मंत्री भी रहे। 3 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 7 साल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल। 29 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव लाएगी केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली में विधानसभा के स्पेशल सेशन को 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में शुक्रवार को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच विशेष सत्र को 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस सदन में मैं कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं कि यह एक आदमी हीरा है, एक नहीं टूटा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बन गया। लोग फोन पर कह रहे हैं कि कितने विधायक टूट गए। मैं कहता हूं कि एक भी नहीं टूटने वाला। दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। विधानसभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन यानी कि बीजेपी लोगों ने मिलकर साजिश की है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे, ये कोशिशें करते रहेंगे। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आए। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया। पिछले कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं। दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक MLA खरीदता तो 277 विधायकों पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं तो कुल 6,300 करोड़ रुपए। ये पैसा कहां से आया? मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है। अमेरिका वालों से पूछो तो भी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। दुनिया के किसी भी कोने में देश के खिलाफ कोई खबर छपती है तो बहुत ही पीड़ा होती है। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनाली सुधीर को रोकती रही, पीए जबरन बोतल से ड्रग्स पिलाता रहा, सीसीटीवी में मिला बड़ा सबूत। जी हां दोस्तों, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की तरफ से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब दावा किया गया है कि सोनाली को एक बोतल के जरिए 1.5 ग्राम MDMA दिया गया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सुधीर ने ही पूछताछ में यह बात कबूल की। इससे पहले गोवा पुलिस ने ही जानकारी दी थी कि सोनाली फोगट को जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। उन्हें कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया था। उसी शक के आधार पर सोनाली के स्टाफ मेंबर सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया। परिवार वाले तो पहले ही सुधीर पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। अब पुलिस जांच में भी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों, खबर है कि गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जब्त किया जिसमें सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टिकटॉक स्टार बार बार उसे रोक रही है। वो पदार्थ पीने से बच रही है। अब पुलिस को शक है कि यह पदार्थ MDMA ड्रग्स है जो सोनाली को दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए केमिकल जांच करवाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, इन आरोपियों का यह कबूलनामा पुलिस की उस थ्योरी को और ज्यादा बल देता है जहां पर कहा गया है कि सोनाली को ड्रग्स दिए गए थे, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रग्स की वजह से ही सोनाली की मौत हुई है या नहीं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया फैसला, चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। सूत्रों के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। सोरेन के सीएम रहते हुए खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यपाल से सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली थी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। उसके बाद फैसला लिया गया। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः शनिवार को इसके जारी होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 बार राज्यसभा भेजा, 24 साल मंत्री रहे, अब कांग्रेस खराब हो गई, कांग्रेसियों ने आजाद को याद दिलाए पुराने दिन। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि आज आजाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाटुकारों से घिरे हैं, जबकि जब हम संजय गांधी के साथ राजनीति कर रहे थे तो उन्हीं गुलाम नबी आजाद को संजय गांधी का चाटुकार कहा जा रहा था। गहलोत ने कहा कि हम उस वक्त संजय गांधी से सहमत नहीं होते हुए भी उनकी अगुवाई में सत्ता से बाहर आकर संघर्ष कर रहे थे और ये लोग संजय गांधी के सलाहकार थे। आज राहुल गांधी ठीक उसी तरह से अपने तरीके से कांग्रेस चलाना चाह रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद को बुरा नहीं लगना चाहिए। राजस्थान सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी सब ने गुलाम नबी आजाद का साथ दिया। इंदिरा गांधी तो गुलाम नबी की शादी तक में श्रीनगर गई थी। कश्मीर डिस्टर्ब हुआ तो 2 बार उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से धक्का लगा है कि गुलाम नबी आजाद ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश गई है। पहले भी ये G23 बनाकर चिट्ठी लिख रहे थे, तब सोनिया जी बीमार थी। उन्होंने जो किया ये मानवता के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी एनडीटीवी टेक ओवर, अडानी समूह के एनडीटीवी के टेक ओवर की कोशिशों में आया नया मोड़, थम नहीं रही एनडीटीवी के शेयर में तेजी। जी हां दोस्तों, अडानी समूह के दिग्गज मीडिया हाउस एनडीटीवी के टेक ओवर में एक नया मोड़ सामने आया है। अडानी समूह ने कहा है कि शेयर बाजार करे रेगुलेटर सेबी द्वारा लगाई गई बंदिशें उसके एनडीटीवी की खरीदने की कोशिशों पर लागू नहीं होता है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अडानी समूह ने खरीदा है, उस पर सेबी का आदेश लागू नहीं होता और सेबी के आदेश के बगैर भी टेक ओवर का ऑफर लागू होता है। दरअसल दोस्तों, गुरुवार को इस मामले पर तब पेच फंस गया जब एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए कहा कि नवंबर 2020 में सेबी ने कंपनी के प्रमोटरों को 2 साल तक के लिए कंपनी के शेयरों के खरीद बिक्री या फिर किसी भी शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगा दिया था। इसलिए अडानी ग्रुप के एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने की कोशिशों के लिए शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी से मंजूरी लेनी होगी। एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि जब उनके खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऐसी परिस्थिति में अडानी समूह को 29.18% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सेबी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। एनडीटीवी ने कहा कि सेबी ने कंपनी के फाउंडर प्रमोटरों प्रणोय रॉय और राधिका रॉय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शेयर बाजार में किसी भी प्रकार के लेन देन पर रोक लगा रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, नोएडा की सोसाइटी में महिला से अभद्रता का मामला। जी हां दोस्तों, नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को गाली गलौज के मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि गैंगस्टर वाले मामले में जमानत अभी नहीं मिली है। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने इस मामले में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी को आईपीसी की धारा 354, 420 और गाली गलौज के मामले में जमानत मिली है। श्रीकांत त्यागी पर 4 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 3 में अब जमानत मिल गई है। दरअसल दोस्तों 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला को गाली गलौज देता नजर आ रहा था। मामले के तूल पकड़ने के बाद त्यागी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद त्यागी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्यवाही कर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसकी तलाश के लिए पुलिस की 12 टीमें लगाई गई थी। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतकर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कसेगा सिकंजा, पेनल्टी के साथ देना होगा टैक्स।
जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स यानी कि CBDT ने ऑनलाइन गेम्स में पैसा जीतकर कमाने वालों को अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल कर सही आय का खुलासा करने और इस पर टैक्स का भुगतान करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि एक गेमिंग पोर्टल ने बीते 3 सालों में वित्त वर्ष 2019 से 20 के बीच 21 से 22 के दौरान ऑनलाइन गेम्स में जीतने वालों को 58,000 करोड़ रुपए बांटे हैं, जबकि गेम जीतने वालों में से किसी ने भी जीती हुई रकम पर टैक्स नहीं दिया है। CBDT ने विजेताओं को अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल कर सही आय का खुलासा करने और इस पर टैक्स का भुगतान करने को कहा है। CBDT के हिदायत के बाद ऑनलाइन गेम्स विजेताओं को ब्याज के साथ बिना किसी रिबेट के कुल 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनुपम खेर ने करण जौहर समेत इन फिल्म मेकर्स पर कसा तंज, बोले इनकी फिल्मों के ऑफर नहीं मिलते। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अनुपम खेर अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। किसी भी मुद्दे पर अनुपम खेर अपनी राय को बिंदास अंदाज में रखते हैं। इसी बीच हाल ही में अनुपम खेर हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और साजिद नाडियावाल को लेकर तंज कस रहे हैं। अनुपम खेर के अनुसार अब उनको इन फिल्म निर्माताओं की फिल्म के ऑफर नहीं मिलते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुपम खेर ने इस साल नॉन स्टार फिल्म मेकर्स के साथ फिल्म मिलकर काम किया, जिसके तहत उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और साउथ मूवी कार्तिकेय 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हाल ही में टाइम्स नाउ नव भारत से दिए गए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि मौजूदा समय में वे भारत के मुख्य धारा के सिनेमा का हिस्सा नहीं है, जिसके तहत मैं बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और साजिद नाडियावाल की कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन दिग्गजों की फिल्मों का मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है। एक समय पर मैं इन सभी का प्रिय हुआ करता था। मैंने बतौर एक्टर इन सभी की फिल्मों में काम किया है। जब ये लोग मुझे अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं कर रहे थे, तब मुझे अलग रास्ता मिला और मैंने साउथ सिनेमा की फिल्में की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के कर्मचारियों को टाटा की सौगात, 1 सितंबर से बढ़कर पाएगा वेतन। जी हां दोस्तों, टाटा समूह के हाथों में आते ही एयर इंडिया के कर्मचारियों की निकल पड़ी है। एयर इंडिया ने 1 सितंबर 2022 से अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती के फैसले को वापस लेने का ऐलान किया। कोरोना महामारी के चलते एयर इंडिया ने अपने एम्प्लॉइज के वेतन में कटौती की थी, उसे फिर से बहाल करने का फैसला किया गया है। दोस्तों एयर इंडिया ने तय किया है कि क्रू मेंबर्स के ले ओवर अनाउंस और मील अनाउंसमेंट की भी समीक्षा की जाएगी। एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपेबेल विल्सन ने कर्मचारियों को सूचित किया कि 1 सितंबर 2022 से सैलरी में जो कटौती का फैसला लिया गया था, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुनाफे में लौटने के लिए एयरलाइंस को काफी कुछ करना बाकी है, लेकिन कोरोना के दौरान जो निर्णय लिए गए थे उसे वापस लिया जाना महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते विमान जमीन पर आ गए थे, तो जब उड़ान को शुरू किया गया, एयरलाइंस बहुत कम कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रहे थे, जिसके बाद एयरलाइंस ने खर्चों में कटौती करने के लिए कई कदम उठाए। उन्हीं कदमों में सैलरी कटौती भी एक शामिल था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में चार्जशीट दायर, पंजाब पुलिस ने 34 लोगों को नामजद किया। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर चार्जशीट दायर की गई है। इस मर्डर को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा मनसा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस ने 34 लोगों को चार्जशीट में नामजद किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून डाला था और इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मनसा के एसपी गौरव तुरा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मनसा पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। अभी तक 4 लोग विदेश में हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। गवाही के लिए कुल 122 लोग हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, सतविंदर गोल्डी बरार, सचिन तपन, अनमोल बिश्नोई और दिपिन नेहरा समेत 1 दर्जन से अधिक केसों में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
खबर। पाकिस्तान में बिजली संकट गहराया, कीमत में भारी बढ़ोतरी से भड़के लोग, कराची सहित कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों से भड़के हुए लोगों ने कराची सहित कई शहरों में अपना गुस्सा खुलकर जताया और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कराची के कोरंगी जिले में इलेक्ट्रिक के कार्यालय पर धावा बोल दिया और कराची के इलाकों में गुरुवार को बिजली की बढ़ती हुई दरों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की एक खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने रांची के इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया और इलेक्ट्रिक ऑफिस के फर्नीचर को भी तोड़ दिया। बढ़ते हुए बिजली बिल और ज्यादा समय तक हो रही बिजली की कटौती ने लोगों को कराची शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिटायरमेंट पर भावुक हुए CJI NV रमण, कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर कहा I am sorry। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमण ने शुक्रवार को लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर आवश्यक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित लोगों ने मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया, हालांकि सुरक्षा मुद्दों और अनुकूलता के कारण बहुत प्रगति नहीं हुई और इस मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि हम सभी आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय देने की प्रक्रिया में चर्चा और संवाद के साथ आगे बढ़े और वह संस्था के विकास में योगदान देने वाले पहले या अंतिम नहीं होंगे। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन संस्था हमेशा के लिए बनी रहेगी। उन्होंने संस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने पर जोर दिया, जो लोगों और समाज के सम्मान पाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली तेजी के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार, एनर्जी मेटल स्टॉक्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन सुबह जिस तेजी के साथ बाजार खुला था, दिन के इंट्राडे के दौरान बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 59 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 58,833, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.45 अंकों की तेजी के साथ 17,558 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों, बाजार में आज के सेशन में फार्मा, मीडिया, रियल एस्टेट, MFCG जैसे सेक्टरों में गिरावट रही। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT, बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी, मेटल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शर्मा SGS IPO की स्टॉक एक्सचेंजों पर शानदार लिस्टिंग, 220 वाला शेयर 275 रुपए में हुआ लिस्ट। जी हां दोस्तों, चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कंपनी शर्मा SGS टेक्नोलॉजी के IPO की स्टॉक एक्सचेंजों पर शानदार लिस्टिंग हुई। 220 रुपए वाला शेयर BSE पर 273 रुपए और NSE पर 275 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि निवेशकों को अपने निवेश पर 25% का रिटर्न मिला। दोस्तों, 3 महीने बाद किसी IPO की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई है। शर्मा SGS टेक्नोलॉजी के IPO को निवेशकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। कंपनी ने IPO के जरिए 840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बहरहाल, खुलने के थोड़ी देर बाद शेयर 31% के उछाल के साथ 288 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। क्रिकेटर इरफान पठान की पहली फिल्म का ट्रेलर आउट, सुरेश रैना ने दिया शानदार रिएक्शन। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के फील्ड पर धमाल मचाने वाले इरफान पठान अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पारी खेलने को तैयार हैं। दोस्तों, इरफान पठान अजय ज्ञानमुथु द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कोबरा से सिनेमाघर में कदम रख रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में क्रिकेटर एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 31 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दोस्तों, इरफान ट्रेलर में बंदूक चलाते हुए काफी दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। इरफान ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से भी अपनी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। इरफान ने साल 2020 में अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म में काम करने की जानकारी देकर अपने फैंस को चौंका दिया था। दोस्तों, सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर कोबरा का ट्रेलर शेयर कर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और लिखा, भाई इरफान पठान, आपको कोबरा में परफॉर्मेंस करते हुए देख बहुत खुश हूं। यह फिल्म एक्शन से भरपूर लग रही है। इसकी सफलता के लिए आपको और फिल्म की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसे देखने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 54 IAS अधिकारी इधर से उधर। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी प्रशासनिक कवायद के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया। जिन IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें कई वरिष्ठ नौकरशाह और उपायुक्त भी शामिल हैं। दोस्तों, सरकारी आदेश के मुताबिक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासन एवं बिजली विभाग के सचिव TL सत्यप्रकाश को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है। TL सत्यप्रकाश ने मार्कंड पांडुरंग की जगह ली है।
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाहीन को ऊर्जा विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे ही दिन छूटे लाइगर के पसीने, सभी भाषाओं में हुई महज इतनी सी कमाई। जी हां दोस्तों, विजय देवरगोड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाइगर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस को विजय की इस डेब्यू फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। यह फिल्म साउथ और बॉलीवुड का मेल है। उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म सूनी पड़ी टिकट खिड़कियों पर फिर से रौनक लेकर आएगी, लेकिन ओपनिंग डे पर ही फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। मूल रूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था। कुल 6 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देना था, लेकिन पहले ही दिन फिल्म की हालत खराब हो गई। दोस्तों बीते 8 महीनों से जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट चल रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करेगी, लेकिन लाइगर को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विजय देवरगोड़ा की फिल्म लाइगर धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनी है। यही वजह है कि फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से बायकॉट किया जा रहा है। इसके अलावा विजय देवरगोड़ा भी अर्जुन कपूर की तरह बाइकॉट को लेकर बयान दे चुके हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे पर नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे तो जल्दी से उस राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।